नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी ओडिशा, बंगाल और झारखंड के बाद तूफान यास ने किस राज्य की बढ़ाई परेशानी, नए कृषि कानून से परेशान किसानों की नई रणनीति की जानेंगे। ट्विटर केंद्र के नियमों से क्यों है परेशान, रामदेव का साथ क्यों नहीं दे रही बीजेपी, यूपी की बीजेपी सरकार में क्यों दिख रही है हलचल, और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी को लेकर आरबीआई के बड़े ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कल ओडिशा और बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा और बंगाल में तूफान के प्रभाव की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री। पूर्वी तट से कल टकराया था यास तूफान। कलकत्ता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुक्रवार तक हुई स्थगित, नजरबंद रहेंगे चारों नेता। नारदा स्टिंग मामले में चल रही है सुनवाई। वैक्सीन पर नीति आयोग के सदस्य ने किया बड़ा दावा, कहा फाइजर और सरकार मिलकर कर रहे काम, जल्दी ही मिलेंगी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज। नए नियमों के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय से डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को मिली मोहलत, 15 दिन में देनी है पूरी कुंडली। 25 फरवरी 2021 को लागू हुए थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 98 अंकों की बढ़त के साथ 91,116 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 37 अंकों की बढ़त के साथ 15,338 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। यास तूफान ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड के बाद आज बिहार में भी दस्तक दे दी। लेकिन अब तूफान काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन कल यास ने बंगाल और ओडिशा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों राज्यों के प्रभावित जिलों का कल हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो यास को लेकर क्या है तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल और ओडिशा में भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अब तूफान आगे बढ़ गया है। इस तूफान की वजह से बंगाल और ओडिशा में 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बंगाल में बुधवार को 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। यास तूफान ने बुधवार रात 1 बजे के करीब पश्चिमी सिंहभूम से झारखंड में प्रवेश किया। इस समय हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के कारण रांची सहित झारखंड के 21 जिलों में 24 घंटे से बारिश जारी है। जमशेदपुर और धनबाद में तेज हवाएं चलने से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे 200 गांवों में अंधेरा छाया रहा। वहीं बात करें बिहार में जारी चेतावनी की, तो मौसम विभाग ने 28 मई तक पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। तूफान गुरुवार सुबह 5:30 बजे दक्षिणी झारखंड पहुंचकर कमजोर हुआ और डीप डिप्रेशन में तब्दील होना शुरू हो गया। यहां से तूफान उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तूफान के कारण बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये तूफान आज शाम पटना पहुंच गया। पटना और उसके आसपास जबरदस्त बारिश हो रही है। पटना में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। तूफान के असर के कारण पूरे बिहार में तापमान में 12 से 15 डिग्री की कमी आ गई है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की सभी 19 टीमें तूफान यास से निपटने के लिए कमांडेंट विजय सिन्हा 9वीं बटालियन एनडीआरएफ के नेतृत्व में उड़ीसा, झारखंड और बिहार के अलग अलग जिलों में अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस तैनात है। यास का असर दिख रहा है। पीएम भी कल ओडिशा और झारखंड जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी इस दौरान मुलाकात होना तय माना जा रहा है। लेकिन 6 महीने से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों से पीएम या सरकार के मंत्री कब मुलाकात करेंगे, ये तय नहीं है। किसान बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार ही बातचीत की तारीख नहीं दे रही है। इसके बाद किसानों ने अब आंदोलन को लंबा चलाने की रणनीति बनाई है। तो क्या है किसानों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार आंदोलन को और मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। बीते दिन किसानों ने सरकार के 7 साल पूरे होने और आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया। वहीं आज पहले से किए गए ऐलान के अनुसार सफेद झंडे लगाकर शांति का संदेश दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ ही वार्ता चाहते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के लंबा चलने की उम्मीद जताई है। राकेश टिकैत ने बताया कि आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है, इसीलिए हमने किसानों से आंदोलन स्थल पर स्थायी निर्माण करने को कहा है। आंदोलन 4 सालों तक भी चल सकता है। सरकार के खिलाफ हमने कई आंदोलन किए, सभी आंदोलन के प्रारूप अलग थे। हालांकि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार जल्द ही किसानों की बात मानेगी। अभी वो कंपनी चला रही है, पार्टी नहीं।
वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आंदोलन में शामिल होने को कहा है। जयंत चौधरी का कहना है कि रालोद हर कदम पर किसानों के साथ है, लेकिन टिकैत का विपक्षी पार्टियों के समर्थन पर कहना है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ये भी कहती थी कि सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर रही है, लेकिन जब हमने सरकार बदली तो अब ये किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। तूफान से पूर्वी भारत परेशान है तो कृषि बिल से पूरे भारत के किसान परेशान हैं। परेशानी में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लोग भी दिख रहे हैं। यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जिस तरह से फैसले ले रहे हैं उससे यहाँ की सियासत गर्मा गई है। बीफ पर बैन की योजना हो या फिर जमीन अधिग्रहण की, बीजेपी के नेता ही प्रफुल्ल पटेल का विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने हाल ही में कई नए आदेश दिए हैं। इन आदेशों के तहत लक्षद्वीप से शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। लेकिन लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मछली पालन पर निर्भर है, इसीलिए विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने तटीय इलाकों से मछुआरों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बीफ की बिक्री पर भी कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इन्हीं आदेशों का लक्षद्वीप में विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध से ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर लोगों को परेशान न करने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा मनमाने ढंग से लिए गए फैसलों की वजह से और उनकी जन विरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा इस बात का सबूत है कि प्रशासक की ओर से लक्षद्वीप की पारिस्थितिकी शुचिता को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में दावा किया कि इस मसौदे के प्रावधान लक्षद्वीप में भू स्वामित्व को संबंधित सुरक्षा कवच को कमजोर करते हैं, कुछ निश्चित गतिविधियों के लिए पर्यावरण संबंधी नियमन को कमतर करते हैं और प्रभावित लोगों के लिए कानूनी उपायों को सीमित करते हैं। कुछ अल्पकालिक वाणिज्यिक फायदों के लिए लक्षद्वीप में जीविका की सुरक्षा और सतत विकास की उपेक्षा की जा रही है। अब देखना होगा कि पीएम राहुल के लिखे गए पत्र की गंभीरता को समझते हुए इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। प्रफुल्ल पटेल के फैसले मोदी सरकार के साथ ही बीजेपी की भी परेशानी बढ़ा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल को मोदी सरकार ने ही लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया था, इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, बस नियम बनाए जा रहे हैं और सरकार के नियमों से माइक्रो ब्लॉगिंग साइटें भी मुश्किल में दिख रही हैं। ट्विटर तो सरकार के नियम और पुलिस कार्रवाई दोनों से ही परेशानी में दिख रहा है। इसे लेकर ट्विटर की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है ट्विटर ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने के मामले में अब ट्विटर मुश्किल में फंसता दिख रहा है। मोदी सरकार तो उसके पीछे पड़ी ही है, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने भी उसके होश उड़ा रखे हैं। इस बीच 26 मई को भारत में लागू हुए नए आईटी नियमों ने इन परेशानियों को और बढ़ा दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों का पालन करने के लिए 3 और महीने का समय देने की मांग की है। ट्विटर की परेशानी सिर्फ नियम तक सीमित नहीं है, पुलिस कार्रवाई उसके काम में सबसे बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। ट्विटर को अब अपने कर्मचारियों की चिंता हो रही है। ट्विटर ने कहा कि हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हाल की घटनाओं और उन लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके सामने आने वाली संभावित परेशानियों से चिंतित हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। हम भारत और दुनिया भर में नागरिक समाज में कई लोगों के साथ हमारी वैश्विक सेवा की शर्तों को लागू करने में लगे हैं, लेकिन इसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई से हमें चिंता है। भारत सरकार की प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए बनाए गए नियम 26 मई से लागू कर दिए गए हैं, जिसे लेकर भी ट्विटर ने चिंता जताई है। ट्विटर ने कहा कि ये बहुत चिंतित करने वाला है कि नियमों ने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के लिए अनुपालन अधिकारी को उत्तरदायी बना दिया है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। ट्विटर के रुख से साफ है कि बीजेपी प्रवक्ता पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार के तेवर उसके खिलाफ सख्त हो गए हैं। ट्विटर ने 3 महीने का समय भी मांगा है, लेकिन ये साफ है कि सरकार ट्विटर को समय नहीं सबक सिखाने की तैयारी में है। ट्विटर के बयान से साफ है कि उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर ट्विटर की कार्रवाई सबसे बड़ी वजह है। सही बात कहना मुश्किल है, लेकिन यदि आप कुछ भी गलत तर्क पेश करेंगे तो वो चल जाएगा। ऐसा ही कुछ बाबा रामदेव इन दिनों कर रहे हैं और सरकार की ओर से रामदेव के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जा रहा। लेकिन अब बीजेपी में रामदेव के बयानों को लेकर विरोध के सुर दिखने लगे हैं। तो क्यों रामदेव के विरोधी हो रहे हैं बीजेपी नेता, देखिए ये रिपोर्ट।
एक वक्त पर बीजेपी के नेता बाबा रामदेव के मुरीद हुआ करते थे। उनकी योग प्रणाली की देश विदेश में चर्चा करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने महामारी में एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर टिप्पणी की, वैसे ही बीजेपी के नेता भी रामदेव की खिंचाई करने लगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर टिप्पणी को लेकर बाबा रामदेव की खिंचाई की। इस दौरान चुटकी लेते हुए संजय जायसवाल ने उन्हें योगी नहीं, योग का कोका कोला बताया। पश्चिम चंपारण से कई बार सांसद रहे जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से एक अजीब प्रतियोगिता देख रहा हूं। हर बेतुकी बात का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं होता। ज्यादा बोलकर आप किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। अभी आईएमए भी ऐसा ही कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि बाबा रामदेव एक अच्छे योग गुरु जरूर हैं, पर योगी नहीं है। योग के प्रति उनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन योगी उसको कहते हैं जो अपने मस्तिष्क सहित सभी इंद्रियों पर काबू पाले। योग जीवन में बहुत आवश्यक है क्योंकि ये आपको निरोग रखता है, पर योग चिकित्सा पद्धति नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मैं अपने आईएमए के सभी मित्रों से अपील करता हूं कि कृपया हम निरर्थक बातों में प्रतियोगिता करके अपनी सालों की साधना को बर्बाद न करें। अब बीजेपी नेता के इस बयान से साफ है कि वो भी बाबा रामदेव की बेतुकी टिप्पणी पर भड़क उठे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चौतरफा घेराबंदी के बाद क्या रामदेव माफी मांगेंगे या फिर अपने दावे पर कायम रहेंगे। रामदेव मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। आईएमए तो उन पर कार्रवाई की मांग ही कर रहा है। अब बीजेपी भी रामदेव से दूरी बनाने की तैयारी में है, लेकिन न तो रामदेव और न ही बीजेपी की मुश्किलें कम होती दिख रही हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यूपी विधानसभा चुनावों की है, क्योंकि यूपी हारे तो 2024 में दिल्ली भी हार जाएंगे। पार्टी भी ये मानकर चल रही है कि आज यूपी में चुनाव हुए तो हार तय है। इसीलिए चुनाव से 10 महीने पहले सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार में बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मध्य प्रदेश में थीं, लेकिन वो अपने तमाम कार्यक्रमों को बीच में ही छोड़कर यूपी लौट आई हैं। योगी आदित्यनाथ के राजभवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की खबरें भी आ रही हैं। संकेत यही है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। चुनावों से 10 महीने पहले योगी सरकार अपने कई मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह नए चेहरों को मौका देना चाहती है। 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने के संकेत मिल रहे हैं। जिन लोगों को सरकार में शामिल किया जा सकता है, उनमें सबसे बड़ा नाम एमएलसी ए.के. शर्मा का बताया जा रहा है। उन्हें योगी सरकार में सीधा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया जा सकता है। ए.के. शर्मा को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी करीबी माना जाता है। उन्हें लंबे समय से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के संकेत मिल रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हटाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है, लेकिन मौर्य के कद को देखते हुए बीजेपी उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती। उन्हें संगठन में बड़ा पद दिया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और 2016 में वो बीजेपी की ओर से सीएम पद के मजबूत दावेदार भी थे। पार्टी एक बार उन्हें फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह को लेकर पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाई है, जो इस समय यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों को हटाने की तैयारी हो चुकी है। नए मंत्रियों की सूची भी फाइनल कर ली गई है। योगी कैबिनेट में इस समय 53 मंत्री हैं और यूपी में मुख्यमंत्री सहित 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और संभावना इसी बात की है कि इस बार ये पूरा कोटा भर दिया जाएगा। आज रात में ही 5-6 मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं और उनकी जगह करीब 1 दर्जन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की आर्थिक विकास दर में गिरावट की। देश में महामारी की दूसरी लहर चल रही है। शुरुआत में सरकार की ओर से दावा किया जा रहा था कि महामारी का ज्यादा असर जीडीपी ग्रोथ पर नहीं दिखेगा। आरबीआई भी सरकार के पक्ष में आंकड़े दिखा रहा था, लेकिन दुनिया की तमाम बिजनेस सर्वे एजेंसियां दावा कर रही थी कि भारत की जीडीपी ग्रोथ शुरुआती अनुमान से काफी नीचे जा सकती है और अब सरकार भी ये मानने लगी है कि उसके दावे और हकीकत में अंतर हो सकता है। आरबीआई ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। तो जीडीपी ग्रोथ पर क्या है आरबीआई का नया अनुमान, देखिए ये रिपोर्ट। महामारी की दूसरी लहर का असर इस बार भी जीडीपी ग्रोथ पर दिखाई देने लगा है। अधिकांश राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के चलते निर्माण उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद से तमाम सर्वे एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के पुराने अनुमानों में संशोधन करते हुए इसे 9 से 10% के बीच कर दिया है। आरबीआई की ओर से भी संकेत मिलने लगे हैं। भारत की विकास दर धीमी हो सकती है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये बेहतर रहेगी।
आरबीआई की ओर से दावा किया गया है कि 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहेगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरी लहर के साथ ही वृद्धि दर अनुमानों में संशोधनों का दौर शुरू हो गया है। आरबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वृद्धि दर 26.2%, दूसरी तिमाही में 8.3%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 6.2% रहने का अनुमान है। पिछले साल की निराशा के बीच टीकाकरण अभियान एक उम्मीद बनकर उभरा है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि आगे चलकर वृद्धि लौटने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की स्थिति में ये महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बाहर निकलने की एक स्पष्ट नीति का पालन करे और राजकोषीय बफर बनाए, जिसका इस्तेमाल भविष्य में जीडीपी ग्रोथ के सामने आने वाली मुश्किलों से निपटने में किया जा सके। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।